नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी अभी इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है और उनका सपना एक आईएएस, आईपीएस या पीसीएस अधिकारी बनने का है। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप अपना जो ग्रेजुएशन है उसके साथ साथ आईएएस की तैयारी अपने घर बैठे कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं कोचिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर बैठे बड़े आराम से धीरे धीरे आईएएस की तैयारी अपने ग्रेजुएशन के साथ ही कर सकते हैं। और जैसे ही आपका ग्रेजुएशन पूरा होगा आपकी तैयारी भी पूरी हो जाएगी। और यदि आप ग्रेजुएशन के साथ साथ अपनी तैयारी करेंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप अच्छी रैंक लेकर इन सिविल सर्विसों में, जिनका बहुत चार्म है, आप जा सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि आप स्नातक में क्या करें, बीए करें, बीएससी करें, बीटेक करें, बीसीए करें, क्या करें ताकि आपकी सिविल सर्विस की तैयारी भी साथ साथ चलती रहे। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि आप किस विषय से स्नातक करें। तीसरी बात मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप स्नातक के साथ साथ तैयारी करें, कितने घंटे आप अपने स्नातक की बुक्स पढ़ें और कितने घंटे आप यूपीएससी की बुक्स पढ़ें, क्या दोनों का सिलेबस अलग अलग है या एक है। मैं सारी बातें आपको डिटेल में बताऊंगा। साथ के साथ ये भी बताऊंगा कि अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट आप किस तरीके से चूज करें, किस विषय को आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है राहुल त्यागी, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विस। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला सवाल, स्नातक में क्या करें। बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। देखिए, अगर आपने अभी इंटर किया है तो मुझे नहीं पता आप किस स्ट्रीम से इंटर कर रहे हैं। यदि आपने साइंस से इंटर किया है, साइंस में भी दो स्ट्रीम हो सकती हैं। आपने अगर बायोलॉजी से किया है तो सीधी सी बात है, आपका मन कहीं ना कहीं रहा होगा कि मैं मेडिकल लाइन में जाऊंगा। फिर तो ठीक है, आप मेडिकल लाइन में जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने मैथ्स से इंटर किया है तो हो सकता है आपका इंजीनियरिंग की तरफ रुझान हो और आप चाहते हो मैं आईआईटी करूँ, मैं एनआईटी में एडमिशन लूँ, फिर मैं बीटेक करूँ, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करूँ। अच्छी बात है, आप करिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम मैथ से इंटर कर लेते हैं, बायोलॉजी से इंटर कर लेते हैं, हमें पता नहीं होता, लेकिन हमारा रुझान सिविल सर्विस की तरफ है, हमें बनना आईएएस अधिकारी है, आईपीएस अधिकारी है। हमने साइंस से इंटर इसलिए किया क्योंकि उस समय हमें किसी ने नहीं बताया। या फिर कई बार होता है कि हाई स्कूल के बाद बच्चे को कहा जाता है कि आपको क्या बनना है, आईएएस बनना है मुझे, और आप किस चीज़ से इंटर करेंगे, तो इंटर तो मैं साइंस से ही करूँगा, उसके बाद देखेंगे। कई बार ऐसा होता है, हम सही डिसीजन नहीं ले पाते। हालांकि ये भी डिसीजन गलत है। अगर आप आईएएस बनना चाह रहे हैं, आईपीएस बनना चाह रहे हैं, और यदि आप इंटर साइंस साइड से किए हुए हैं, तो ये भी आप एक गलत डिसीजन ले चुके हैं। ये आप पहले गलती कर चुके हैं, क्योंकि आप उन बच्चों से 2 साल पीछे हो चुके हैं जो आर्ट स्ट्रीम से इंटर करके आए हैं, जिन्होंने 2 साल सिर्फ उन विषयों को पढ़ा है जो सिविल सर्विस में उनके लिए मददगार साबित होंगे। चलिए फिर भी हम पिछली बातों को सबको भूलकर यहाँ से शुरू करते हैं कि यदि आपने इंटर किया है, किसी भी स्ट्रीम से किया है, और आपका सपना आईएएस अधिकारी का बनना है, सिविल सर्विस में जाने का है, तो अब आप ग्रेजुएशन में क्या करें। बीए करें, बीएससी करें, बीटेक करें, बीबीए करें, बीकॉम करें, बहुत सारे आपको कोर्स हैं जो इंटर के बाद होते हैं। और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही होता है बच्चे के साथ, इंटर के बाद वो क्या करें। तो देखिए, इंटर के बाद क्या करना है, इससे पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको फाइनली क्या करना है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तब तो सीधी सी बात है, आप मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में बैठिए, नीट क्वालिफाई करिए, आप डॉक्टर बनिए। आपको इंजीनियर बनना, आप आईआईटी की तैयारी करिए, आईआईटी से इंजीनियरिंग बनिए। यदि आपको अकाउंट लाइन में जाना है तो आप सीए कर सकते हैं, या और कई सारे छोटे मोटे कोर्स होते हैं, डिप्लोमा कोर्स हो सकते हैं अकाउंट के, वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिविल सर्विस में जाना है, यदि आपको प्रशासनिक सेवाओं में जाना है, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस अधिकारी बनना है, तब आपको सिर्फ क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आप उससे पहले ये सिलेबस देख लीजिए आईएएस का, जो मैंने इधर लगाया है। इस सिलेबस में आप खुद देखेंगे कि क्या चीज़ें पूछी जा रही। इस सिलेबस को पढ़ के आप खुद समझ जाएंगे कि मुझे करना क्या है। देखिए, प्री के 2 एग्जाम होते हैं, 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स में। एक होता है आपका जीएस का और दूसरा होता है सीसेट का। ये जीएस का सिलेबस लिखा है। इसमें क्या है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामायिक घटनाएं, मतलब करंट अफेयर। भारत का इतिहास है, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है, यानी भारत का इतिहास पूरा का पूरा राष्ट्रीय आंदोलन सहित। भारत एवं विश्व का भूगोल है, मतलब भूगोल है, भारत का भी है, विश्व का भी। इसके अलावा भारतीय राजतंत्र, शासन प्रणाली, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, यानी कि पूरा का पूरा हमारा राजनीति सिस्टम है, राजनीति शास्त्र है। फिर आर्थिक सामाजिक विकास है, मतलब अर्थशास्त्र भी है और समाजशास्त्र भी है। इसके अलावा पर्यावरण, परिस्थिति की, जैव विविधता, ये सारे आपके छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आप कुछ टॉपिक आप ज्योग्राफी में पढ़ लेंगे, कुछ टॉपिक आप समाजशास्त्र में, अर्थशास्त्र में पढ़ लेंगे। इसके बाद सामान्य विज्ञान है, और ये सिर्फ 10वीं क्लास तक का होता है। कहाँ तक का, 10वीं क्लास तक, और बहुत कम होता है, इसका ज़्यादा रोल होता नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, ये जब आपने सिलेबस देखा तो आपको लगा कि इसमें इतिहास है, भूगोल है, समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है। तो जब ये सारी चीज़ें हैं जो यूपीएससी में आपसे पूछी जाएंगी, तो अब आप सोचिए आपको करना क्या है। क्या आपको बीटेक करना ठीक रहेगा? क्या बीटेक का यूपीएससी में कुछ पूछा जाएगा?
आप बीटेक करेंगे, 10-12 घंटे रोज पढ़ेंगे, उससे पहले एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे, 1-1.5 साल उसमें भी लगाएंगे, फिर 4 साल आप बीटेक में लगाएंगे, 5-6 साल आपके बर्बाद हो जाएंगे, फिर लौट के आएंगे और फिर इतिहास भूगोल पढ़ेंगे, तो क्या फायदा आपका है? कुछ लोग कहते हैं कि बैकअप के लिए कर लेते हैं हम, अगर यूपीएससी में क्वालिफाई नहीं कर पाए तो हमारे पास एक ऑप्शन होगा, बीटेक करे होंगे, 10-12 हज़ार की कहीं नौकरी मिल जाएगी। तो अगर आपको 10-12 हज़ार की ही नौकरी करनी है तो फिर आप इधर मत आइए, फिर आप अच्छे से अपना बीटेक ही करिए, 15-20 हज़ार की नौकरी भी मिल जाएगी, 30 हज़ार की भी मिल जाएगी आईआईटी वगैरह से करेंगे तो। लेकिन यदि आपको यूपीएससी निकालना है, यूपीपीएससी निकालना है, मतलब आपको आईएएस आईपीएस इस तरीके का कोई बड़ी नौकरी चाहिए, बड़ा अधिकारी बनना है, तो आप फिर बैकअप प्लान छोड़ दीजिए। फिर बैकअप प्लान भी आप अगर लेके चलना भी चाहते हो तो ऐसे लेके चलिए जो इन्हीं सब्जेक्टों से डील करता हो, इसी सिलेबस में कुछ आप कर सकते हैं। ये नहीं है कि पूरे तरीके से आपने बैकग्राउंड ही बदल दिया, आप बीटेक कर रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, आप टेक्निकल बंदे हैं, फिर आके आप ह्यूमनिटी के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फिर सोच रहे हैं कि अगर नहीं हुआ तो फिर मैं दोबारा जाके बीटेक वाली लाइन में जॉब हासिल कर लूँगा। ये बहुत गलत है। इस तरीके से हम सिर्फ बहकते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। अगर आपको यूपीएससी का बैकअप प्लान चाहिए तो आप इन्हीं सब्जेक्टों से मास्टर करिए। आप आगे चल के नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी नौकरी है, प्रशासनिक सेवा के इक्विवेलेंट उसमें ग्रेड पे होता है। तो आप ये छोटी चीज़ क्यों सोच रहे हैं कि साहब मैंने बीटेक इसलिए किया 10-12 हज़ार की नौकरी कर लूँगा। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, दिमाग में नहीं आनी चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी तैयारी में कमजोरी बनती है। आपके दिमाग में जब ऑप्शन रहता है ना कि अगर नहीं हुआ तो मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं ये नौकरी कर लूँगा, वो कर लूँगा, तो आप उतनी मेहनत से उतना फोकस्ड होकर तैयारी ही नहीं कर पाते। और जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तब आप मेहनत से लगते हैं कि मुझे तो ये ही करना है। और यूपीएससी की तैयारी ऐसी तैयारी है कि अगर 1% आप सफल ना भी हुए तब भी आप इतना कुछ पढ़ लेते हैं, इतनी आपको नॉलेज हो जाती है कि ये छोटी मोटी नौकरी कोई उसके सामने मायने नहीं रख सकती। आप बहुत काम हैं जो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये है आपका सीसेट का सिलेबस। अब सीसेट के सिलेबस में क्या है, ये देखिए सीसेट का जो पेपर होता है सिर्फ क्वालिफाई होता है, 33% नंबर लाने होते हैं, तो इसके सिलेबस से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ, एक इसमें कट गया शायद, एक बोधगम्यता होता है पहला, फिर ये संचार कौशल, तार्किक कौशल और आपका निर्णय लेने की क्षमता, सामान्य मानसिक योग्यता, रीजनिंग वगैरह। तो ये सारी चीज़ भी आपके ना तो बीटेक में पढ़ाई जाएगी, ना आपके बीसीए में पढ़ाई जाएगी, ना आपके बीएससी में पढ़ाई जाएगी। कोई मतलब नहीं, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। इसमें कुछ हिंदी है, कुछ इंग्लिश है, कंप्रीहेंशन है, इंटरपर्सनल स्किल है, ये सारी चीज़ें, रीजनिंग है, ये सारी चीज़ें आपको खुद तैयार करनी पड़ेंगी, अलग से पढ़नी पड़ेंगी। तो जब ये आपका जो सिलेबस, और मेंस का भी सिलेबस इसी तरीके से, अगली स्लाइड में मैं मेंस का सिलेबस दिखाऊँ, जब ये आपका पूरा सिलेबस कहीं भी कोरिलेट नहीं करता आपके, ना तो बीटेक से कर रहा है, ना बीएससी से कर रहा है, ना बीसीए से कर रहा है, ना बीबीए से कर रहा है, ना बीकॉम से कर रहा है, तो फिर आप क्यों कुछ और करने की सोचते हैं? तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है बीए का, आप बीए करेंगे। कई बार कुछ बच्चे सोचते हैं अरे यार हमने इंटर तो साइंस से किया, अब हम बीए करेंगे तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, बीए क्यों करें हम तो साइंस से पढ़ के आए हैं, हमारे सारे दोस्त कोई बीटेक कर रहा है, कोई बीसीए कर रहा है, और भी कुछ नहीं तो बीएससी तो कर ही लेंगे, अच्छे नंबर हैं हमारे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे। तो देखिए, अगर आपको सिविल सर्विस में जाना है और बहुत जल्दी जाना है और बहुत तेज़ी से जाना और पहले ही अटेम्प्ट में आपको निकालना है अच्छी रैंक के साथ, तो आप बीए ही करेंगे, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और यदि ये है कि सिविल सर्विस में भी जाना है, साथ के साथ इधर उधर भी भटकना है, तो आप कुछ भी करिए, फिर 4 साल बीटेक में बर्बाद करिए, फिर बीसीए कर लीजिए, चाहे बीएससी कर लीजिए। लेकिन ये जो समय होगा आपका, जो ग्रेजुएशन डिग्री हासिल करने का समय होगा, ये ऐसा समय होगा जब आप यूपीएससी से जुड़ ही नहीं पाएंगे। यानी फिर आप ग्रेजुएशन के बाद शुरू कीजिए, आपकी तैयारी ग्रेजुएशन के बाद शुरू होगी। क्यों? क्योंकि यदि आप कोई टेक्निकल कोर्स करेंगे तो आपको समय ही नहीं मिल पाएगा, आप यूपीएससी को पढ़ने के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे, आप पूरे साल उसी में लगे रहेंगे, 3-4 साल जब तक वो डिग्री पूरी नहीं होगी आप उसी में लगे रहेंगे। तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे उन बच्चों से जो इंटर के बाद ही तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, जो बीए कर रहे हैं, बीए के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और बीए में भी उन सब्जेक्टों को लेकर बीए कर रहे हैं जो यूपीएससी के सिलेबस से रिलेट कर रहे हैं। तो वो आपसे कहीं आगे होंगे, कहीं बेहतर स्थिति में होंगे। तो इसलिए आप बीए करें। अब तो ये तो कंफर्म हो गया आप बीए करें, लेकिन बीए भी 2 तरीके से होता है, कि बीए प्रोग्राम होता है, एक बीए ऑनर्स होता है। तो प्रोग्राम में क्या होता है, प्रोग्राम में कम से कम 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, और ऑनर्स में क्या होता है, ऑनर्स में एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो देखिए, आप ऑनर्स भी कर सकते हैं, आप प्रोग्राम भी कर सकते हैं। देखिए जनरली क्या है, जो जीएस का सिलेबस है यूपीएससी का, उसमें सारी चीज़ आ रही है, इतिहास, भूगोल, ह्यूमनिटी के सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं। तो अगर आप प्रोग्राम करेंगे तो उसमें ये होगा आपके 3 सब्जेक्ट, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 5 सब्जेक्टों से भी होता है, तो 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट आपके बढ़िया हो जाएंगे, अच्छे से तैयार हो जाएंगे, तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। ऑनर्स में क्या होगा, आपका एक ही सब्जेक्ट अच्छा होगा, बाकी सब्जेक्टों को आप खुद पढ़ेंगे। तो इससे कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात इसलिए नहीं है, क्योंकि ऑनर्स में ये भी होता है कि जिस सब्जेक्ट से आप ऑनर्स कर रहे हैं वो आपका इतना मजबूत हो जाता है कि आपका ऑप्शनल भी वहीं तैयार हो जाता है। अगर आपने ऑनर्स किया किसी सब्जेक्ट से तो इतना आपको पढ़ा दिया जाता है, इतनी आपको समझ विकसित हो जाती है, आपको ऑप्शनल की अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती, और फिर मास्टर भी आप उसी सब्जेक्ट में कर सकते हैं।
ठीक है, तो आप बीए करें, प्रोग्राम कर लें तो ज़्यादा बढ़िया है, अन्यथा ऑनर्स भी कर सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल, ये तो हो गया स्नातक में क्या करें, क्लियर हो गया, हमें बीए करना है यदि यूपीएससी की तैयारी साथ साथ करनी है, आसानी से करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं है। 3 साल का बीए होता है, 3 साल में आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी, कहीं कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि स्नातक में जो हम बीए करेंगे वो किस सब्जेक्ट से करेंगे। देखिए किस विषय से स्नातक करें, जो बीए करें, अब स्नातक को छोड़ दीजिए, हमें क्या करना है, बीए करना, किस सब्जेक्ट से करें। अब देखिए इसमें इस चीज़ पे जाने से पहले, ये डिसीजन सुनाने से पहले मैं आपको एक बार मेंस का सिलेबस दिखाना चाह रहा हूँ। ये मेंस का सिलेबस, पहला पेपर होता है निबंध का, चलिए इसे छोड़िए, उसके बाद ये 2 से लेके 5 तक पेपर जो हैं ये जीएस के हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, 4 पेपर होते हैं जीएस के, जिनका बहुत बड़ा रोल होता है। अब देखिए GS1 में क्या है, इतिहास है, भूगोल है, संस्कृति है, यानी इतिहास भूगोल ये बड़े विषय हैं। पेपर 2 में क्या है, पेपर 2 में जीएस के पेपर 2 में, वैसे पेपर 3 है, जीएस का दूसरा पेपर जो उसमें क्या है, उसमें पूरा का पूरा राजनीति शास्त्र है, पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस है, उसके साथ साथ सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये भी इसी का हिस्सा होते हैं, अलग से नहीं होते। तीसरा जीएस का जो पेपर है उसमें क्या क्या है, उसमें है छोटे छोटे कई टॉपिक हैं, उसमें प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, तो इनमें तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, कोई बड़ा सब्जेक्ट है नहीं। और पेपर 4 जो है जीएस का, उसमें क्या है, उसमें आता है पूरा का पूरा अलग ही सिस्टम होता है उस पेपर का, उसको बोलते हैं हम इथिक्स का पेपर, नैतिकता, ईमानदारी, एप्टीट्यूड, तो वो बिल्कुल अलग होता है, उससे आप नहीं पढ़ सकते यूनिवर्सिटी में, उसकी तैयारी आपको अलग से करनी पड़ती है। तो जब हम इसका सिलेबस, जीएस के पेपरों का सिलेबस देखते हैं तो हम पाते हैं जो जीएस का सेकंड पेपर है उसमें पूरा का पूरा राजनीति शास्त्र है, मतलब पॉलिटिकल साइंस है। तो यदि हम पॉलिटिकल साइंस से बीए कर लें तो क्या होगा, हमारा जीएस का सेकंड पेपर पूरा तैयार हो जाएगा। इसके अलावा अगर ये पॉलिटिकल साइंस में हमारी रुचि है तो हम इसको ऑप्शनल भी बना सकते हैं, और हिंदी माध्यम में पॉलिटिकल साइंस में ऑप्शनल में अच्छे नंबर भी आ रहे हैं आजकल, अच्छी मार्किंग हो रही है। और तीसरी बात यह है कि इंटरव्यू में जो ज़्यादातर आपसे पूछा जाएगा वो भी पोल साइंस के इर्द गिर्द ही पूछा जाएगा, जो करंट के राजनीति संबंधी इवेंट हो रहे हैं उन्हीं पर चर्चा की जाती है, उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पोल साइंस एक ऐसा विषय है हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के लिए, यदि उसमें वो ऑनर्स कर ले तो उसको सबसे ज़्यादा फायदा मिलने की संभावना रहती है। तो इसलिए, लेकिन यदि आपका इंटरेस्ट हो तो इसमें इंटरेस्ट पहले है, यदि आपका इंटरेस्ट नहीं है पोल साइंस में तो आप किसी अन्य सब्जेक्ट से कर सकते हैं, आप इतिहास से कर सकते हैं, आप भूगोल से कर सकते हैं। और प्रोग्राम अगर आप कर रहे हैं तो ज़्यादा बढ़िया है, फिर उसमें तो ये 3-4 सब्जेक्ट जो मेन है, इतिहास है, भूगोल है और ये आपका राजनीति शास्त्र, इन तीनों को आप ले लीजिए, तीनों का ग्रुप बना लीजिए, तीनों की तैयारी आपकी हो जाएगी। तो क्लियर हुआ, बीए करना है, किस विषय में करना है, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसमें करना है। पोल साइंस में अगर इंटरेस्ट हो तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। अब देखिए बात करते हैं कि क्या क्या पढ़ें हम स्नातक के साथ, कितना समय दें अपनी तैयारी को। अब देखिए स्नातक के साथ साथ तैयारी यूपीएससी कैसे करें। तो आप यदि 4 घंटे निकाल सकते हैं, आपकी पढ़ाई चल रही है, आप बीए कर रहे हैं, और बीए में कोई ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है, आप 2-3 घंटे रोज़ पढ़ के अपना जो स्नातक का सिलेबस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप 4 घंटे निकाल सकते हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए तो बहुत बढ़िया है, और आसानी से आप यूपीएससी की तैयारी साथ साथ कर सकते हैं। अब इन 4 घंटों में आपको क्या करना है, देखिए एक तो आपको कोई अखबार पढ़ना है, डेली राष्ट्रीय स्तर का अखबार होना चाहिए। जैसे आप दैनिक जागरण पढ़ें तो दैनिक जागरण का जो नेशनल एडिशन है जो दिल्ली से छपता है वो आप पढ़ें। इसके साथ साथ एक मंथली आप मैगजीन ले लें, समसामयिक की पत्रिका, जैसे मान लो दृष्टि की आती है आजकल, बहुत ज़्यादा अच्छी पत्रिका है, तो वो ले लीजिए आप, महीने में एक पत्रिका ले लीजिए, उसको आप पढ़ें। तो 1 घंटे में आप इन दोनों कामों को करें, क्योंकि अभी आपको, चूंकि आप स्नातक के पहले साल में हैं, अभी आपको 3-4 साल बाद पेपर देना है, तो इतनी डिटेल से आपको नहीं पढ़ना, लेकिन पढ़ने की आदत अभी से डालनी है ताकि चीज़ें आपकी समझ में आनी शुरू हो जाएं, आपको पता चल सके कौन सी खबर इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, किसको पढ़ना है, किसको छोड़ना। खासकर जो संपादकीय पेज होता है उसमें जो आर्टिकल होते हैं, जो एडिटोरियल होते हैं, वो आपको जरूर पढ़ने हैं। और जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज़ वगैरह होती हैं या भारतीय राजनीति से जुड़ी होती हैं वो आपको पढ़नी है, और ये तो डेली पढ़ना ही पढ़ना है। और साथ के साथ महीने में फिर एक आपने पत्रिका लेनी है, और वो पत्रिका पूरे महीने में निपटानी है आपको। 1-1, 2-2 चैप्टर, 1-1, 2-2 पेज उसके रोज़ पढ़ेंगे तो वो पूरे महीने में खत्म हो जाएगी। तो 1 घंटे आप पढ़ेंगे, ये हो गया आपका करंट अफेयर, आपका इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आना शुरू होगा। अब देखिए दूसरे घंटे में आपको क्या करना है, 1 घंटा एनसीईआरटी किताबों को देना। आपको कोई एक टॉपिक पढ़ना। अब एनसीईआरटी की कौन सी किताब पढ़नी है आपको, कक्षा 6 से लेकर 12 तक की सारी किताब खरीद लीजिए, और इतिहास की हो, भूगोल की हो, राजनीति शास्त्र की हो, अर्थशास्त्र की हो और समाजशास्त्र की हो, ये 5 सब्जेक्टों की किताब आपके पास होनी चाहिए। कोई एक टॉपिक पढ़िए, जैसे हमने भूगोल से शुरुआत की, भूगोल की किताब हमने एनसीईआरटी की उठाई, तो भूगोल की किताब से कोई एक टॉपिक पढ़ लीजिए। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं
पृथ्वी का वायुमंडल, आप वायुमंडल पर, तो आप वायुमंडल पढ़िए पूरा, उसमें जो भी दे रखा है। और 6 से लेके 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब में देखिए किस में दे रखा है वायुमंडल, उससे ही पढ़िए, या फिर 2-3 किताबों में भी दे रखा है तो सबसे पढ़िए। वहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, वहाँ से आपका दिमाग खुलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी ऐसी किताब है जिसमें इतना विस्तार से, इतना अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कराया जाता है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 1 घंटा तो आप एनसीईआरटी से उस टॉपिक को पढ़िए। उसके अलावा फिर आप 1 घंटे में उस टॉपिक से रिलेटेड कोई अगर रेफरेंस बुक है आपके पास, मान लीजिए कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो रेफरेंस बुक उठाइए और रेफरेंस बुक से पढ़िए। रेफरेंस बुक का मतलब है संदर्भित पुस्तकें। इसके साथ साथ आप ऐसा भी कर सकते हैं कि रेफरेंस बुक से ना पढ़ के आप कोई वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। आजकल बहुत सारे वीडियो लेक्चर हर टॉपिक पर अवेलेबल हैं और फ्री अवेलेबल हैं। आपको कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं लेना, आपको किसी ऐप में जाकर नहीं देखना, आप यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च मारिए, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो उस टॉपिक से रिलेटेड कोई एक वीडियो भी आप देख सकते हैं, आपका और ज़्यादा वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चाहें तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर भी इस समय ज्योग्राफी की और पॉल साइंस की सीरीज चल रही है और डेली वीडियो अपलोड होते रहते हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो 1 घंटे में आपका ये काम निपट जाएगा। यानी एक टॉपिक पे आपने 1 घंटा एनसीईआरटी पढ़ने में लगा दिया और 1 घंटा आपने इस तरीके से या तो वीडियो लेक्चर देख लिया या फिर कोई रेफरेंस बुक उठा ली, उससे पढ़ लिया। और उसके बाद जब ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाए तो फिर लास्ट के 1 घंटे में क्या करना है, इस टॉपिक से रिलेटेड जो पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको लगाने हैं। आपको देखना है उन क्वेश्चनों को पढ़ के कि मैं लगा पा रहा हूं या नहीं, थोड़ा मेरा दिमाग चल रहा है या नहीं। और प्री के भी लगाने हैं और मेंस के भी, अगर क्वेश्चन हैं आपके पास पुराने सालों में पूछे हुए तो उसका उत्तर लिखने का भी आपको अभ्यास शुरू करना है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों में पढ़ते बहुत हैं लेकिन लिखने की तैयारी नहीं करते, और मेंस में सारा आपको लिखना पड़ेगा। मेंस जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, तो लिखने की तैयारी आपको यहीं से करनी है। 1-2 प्रश्न आपको रोज लिख के देखने हैं। तो आपको लगभग 4 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे, 3.5 घंटे में भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपको करंट अफेयर पढ़ना है 1 घंटे और बाकी तो जो बचे 3 घंटे इनमें आपको एक टॉपिक क्लियर करना है, वही बहुत है। तो आप 3.5 ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे अगर आप दे देंगे, आपकी तैयारी स्मूथली शुरू हो जाएगी, स्नातक के पहले साल से ही शुरू हो जाएगी। और देखिए ये जो मैंने तरीका बताया ये 2 साल तक चलता रहेगा। स्नातक के पहले साल, दूसरे साल, इसी तरीके से आप फॉलो करते रहिए, कोई चेंज नहीं कीजिए। हाँ, लास्ट ईयर में आपका थोड़ा सा सिस्टम बदल जाएगा, फिर आपको थोड़ा सा समय भी बढ़ाना पड़ेगा और फिर आपको करंट अफेयर पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और टेस्ट सीरीज भी लगा लेनी चाहिए लास्ट ईयर में। यदि आप इसके बाद आप अपीयर हो रहे हो यूपीएससी में तो फिर आपको लास्ट ईयर में टेस्ट सीरीज भी लगा लेनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी इतनी मजबूत हो जाएगी बगैर किसी दबाव के, आपका ग्रेजुएशन भी होता रहेगा और बढ़िया से होता रहेगा। क्योंकि जो टॉपिक आप यहाँ पढ़ेंगे वही आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे। ग्रेजुएशन भी तो आप इन्हीं चीज़ों से कर रहे हैं, इतिहास से कर रहे हैं या भूगोल से कर रहे हैं या राजनीति शास्त्र से कर रहे हैं, तीनों से कर रहे हैं, वही चीज़ आप यहाँ पढ़ रहे हैं। तो आपकी दोनों तैयारी साथ साथ चलती रहेंगी, अच्छे से ग्रेजुएशन हो जाएगा और अच्छे से यूपीएससी की तैयारी हो जाएगी। और जब आप 2 साल इस तरीके से पढ़ लेंगे और तीसरे साल में आएंगे तो आपको लगेगा कि मेरी तैयारी पूरी हो गई है, अब बस मुझे एग्जाम देना मिलना चाहिए। फिर आपकी एज पे डिपेंड करेगा, अगर आप 21 साल के हो जाएंगे तो आप लास्ट ईयर में एग्जाम दे सकते हैं। अगर 21 साल के आप नहीं हुए हैं, ग्रेजुएशन आपका पहले हो चुका है तो और अच्छा है, 1 साल आपको और मिल रहा है तो और ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट कीजिए और ज़्यादा टेस्ट सीरीज कीजिए, फिर तो आपको रिवीजन करना और टेस्ट सीरीज लगानी। तो ये तरीका बहुत अच्छा है और बहुत आसान है, आसानी से यूपीएससी को तोड़ा जा सकता है। लेकिन यदि आप भटकेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, आप ग्रेजुएशन कर लेंगे, आपको पता ही नहीं है यूपीएससी का सिलेबस क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आप सोचें कि मैं 1 साल में किसी कोचिंग में जाके यूपीएससी की तैयारी कर लूँ, तो यूपीएससी की तैयारी ऐसी नहीं होती है। ये कोई इतनी छोटी चीज़ नहीं है कि आप 6 महीने की कोचिंग करके, 1 साल की कोचिंग करके यूपीएससी को निकाल सकें। और यही कारण है कि बहुत लोग इसमें असफल हो जाते हैं, क्योंकि वो रणनीति बना के काम नहीं करते, वो शुरुआत वहाँ से नहीं करते जहाँ से करनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा टीना डाबी का, जो 2015 की टॉपर रही हैं, आपने नाम सुना होगा। टीना ने क्या किया है, टीना ने हाई स्कूल के बाद ही सोच लिया कि मुझे यूपीएससी में जाना है, और जब सोच लिया कि मुझे यूपीएससी में जाना है तो फिर उन्होंने ये देखा कि यूपीएससी क्या चाहती है, यूपीएससी का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, और उसी के अनुसार उन्होंने अपनी पढ़ाई की। उन्होंने इंटर में पता है 8 साइड से इंटर किया है, उन्होंने इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, भूगोल, इन चीज़ों से इंटर किया है, जबकि पढ़ने में बहुत मेधावी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने 8 साइड को इसलिए चुना क्योंकि यूपीएससी की उन्हें प्रिपरेशन करनी थी, और वो उन्होंने वहीं से शुरू कर दी 11वीं क्लास में एडमिशन लेते। और फिर उन्होंने ग्रेजुएशन भी आपको पता है ऑनर्स किया है पॉलिटिकल साइंस से, और उसके बाद उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में 21 साल की उम्र में यूपीएससी में फर्स्ट रैंक हासिल की है, जो बहुत बड़ी बात। उन्होंने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया कि साहब अब मेरा ग्रेजुएशन हो गया फिर मैं कोचिंग करूँगी, एक इधर उधर, कुछ नहीं, सीधा सीधा उनकी सारी तैयारी ऐसे ही होती चली गई। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मुझे क्या करना है। तो ये देखिए बहुत बड़ी बात होती है कि जब कोई बहुत कम उम्र में यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाता है। मान लीजिए आप 21 साल में सेलेक्ट हो गए, आप 21 साल में आपकी ट्रेनिंग शुरू हो गई, और एक बंदा है जो 30 साल में सेलेक्ट हो रहा है, तो जो 21 साल में सेलेक्ट हो रहा है वो 22-23 साल में, लगभग 2 साल की ट्रेनिंग होती है, 23 साल में एसडीएम से शुरुआत करेगा।
ये लगभग 32 साल में एसडीएम से शुरुआत करेगा। तो ये जहाँ तक पहुँचेगा 30 साल वाला, जिसने 30 साल में अपनी सर्विस शुरू की है, ये 23 साल में सर्विस शुरू करने वाला उससे कम से कम 2 या 3 स्टेप आगे पहुँचेगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि कोई 21 साल में आईएएस बन जाता है तो उसके चांस होते हैं वो आगे तक जाएगा, वो किसी स्टेट का चीफ सेक्रेटरी बनेगा, वो हो सकता है कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाए, जो सबसे बड़ा पद है ब्यूरोक्रेसी का। लेकिन जो 30 साल से शुरुआत करता है वो हो सकता है डीएम तो बनेगा ही बनेगा, चलो डीएम बन जाएगा, कमिश्नर बन जाएगा और वहीं से रिटायर हो जाएगा, वो उससे ऊपर जा ही नहीं पाएगा। तो इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि आप शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, कितनी जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन बहुत है। और जो बच्चे शुरू से मन बना लेते हैं कि मुझे यूपीएससी करना है, आपका कंपटीशन उनसे है, तो आपका भी शुरू से ही मन बन जाना चाहिए। और मेरा तो कहना यह है 10वीं क्लास के बाद ही आप डिसाइड कर लें कि मुझे करना क्या है। यदि यूपीएससी करना है तो आप आर्ट साइड से इंटर करें, उसके बाद आप बीए करें, और ये तैयारी आपकी 10वीं क्लास से ही शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन चलिए, अगर आप इंटर साइंस से भी कर चुके हैं कोई बात नहीं, आपके पास 3 साल हैं और 3 साल सफिशिएंट हैं आपकी तैयारी के लिए। आप अपना ग्रेजुएशन भी कीजिए, आप घूमिए फिरिए भी, आप अपने परिवार को भी टाइम दीजिए, तो 3 साल में आप आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी और आपको एक अच्छी रैंक मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ठीक है, अब देखिए एक लास्ट सवाल और है जिस पर हम बात कर लेते हैं। अपना ऑप्शनल किस सब्जेक्ट को बनाएं, क्योंकि देखिए यूपीएससी में जब मेंस का एग्जाम देना होता है तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं और दोनों 250-250 नंबर के होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 500 नंबर ऑप्शनल से आते। तो ऑप्शनल की आप जल्दी मत कीजिए। देखिए, यदि आप बीए प्रोग्राम कर रहे हैं, यानी कई सब्जेक्टों से बीए कर रहे हैं, तब तो आप पहले 1 साल सबको पढ़ के देखिए, और फिर आप ये 1 साल बाद 1 साल के अंदर अंदर डिसाइड करिए कि मुझे इस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। जैसे मान लो आपने जीएस के 3-4 सब्जेक्ट से पढ़ाई शुरू की, आपने हिस्ट्री भी पढ़ना शुरू किया, ज्योग्राफी भी शुरू किया, पोल साइंस भी शुरू किया, तो आप ये देखिए कि किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट बनना है, किस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको अच्छा लगता है, आप उसी को अपना ऑप्शनल चुन लीजिए। लेकिन यदि आप ऑनर्स करने का मन बना रहे हैं तो फिर आपको शुरू में ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ऑप्शनल क्या लेना है। जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने आर्ट स्ट्रीम से एंटर किया है तो उन्होंने तो इन सब्जेक्टों को पढ़ाई होगी, सोच तो डेवलप हो गई होगी कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो वो तो आराम से डिसाइड कर लेंगे कि मुझे इस चीज़ से ऑनर्स करना है। लेकिन जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, जो साइंस से एंटर करके आए, अब उनको आईएएस में जाना है और वो बीए करने का मन बना रहे हैं, तो उनको शुरू में ही डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे इस सब्जेक्ट में अपना ऑनर्स करना है और इसी को अपना ऑप्शनल भी बनाना है। उसके लिए आप क्या करें, आप 10-10 दिन सबको पढ़ के देखिए। आप हिस्ट्री पढ़िए, आप जियोग्राफी पढ़िए, आप पोल साइंस पढ़िए। इकोनॉमिक्स तो मैं सलाह नहीं दूंगा ऑप्शनल बनाने की, क्योंकि हिंदी माध्यम में इकोनॉमिक्स में ज़्यादा नंबर नहीं आते। इकोनॉमिक्स से अच्छा सब्जेक्ट है सोशोलॉजी। आप सोशोलॉजी पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए आप, 10-10 दिन, 15-15 दिन। आप देखिए आपका इंटरेस्ट पैदा हो रहा नहीं हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा नहीं लग रहा है। आपको जिस सब्जेक्ट में अच्छा लगे, जिसमें इंटरेस्ट बने, उससे आप ऑनर्स करिए और फिर उसी को अपना ऑप्शनल बना लीजिए। तो ठीक है, क्लियर हुआ, सारी बातें क्लियर हो गई। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और हाँ, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप हमारे चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम यूपीएससी के लेवल का ही एक वीडियो लेक्चर रोज अपलोड करते हैं, और उसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी इंक्लूड करते हैं और उनका भी समाधान उस वीडियो लेक्चर में करते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार वीडियो हमारे देखते रहें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।